सख्ती से वजीरों की हालत देखी ना गई, इसलिए वो कुलदीप से बदला लेने चला गया। कुलदीप? कुलदीप कौन है? अरे ये वही है जिसने वजीरों को बस के सामने धक्का दे दिया था। आप लोग उसे पहले से जानते हो क्या? अरे हम के, उसे तो आसपास के 20 गांव के लोग जानते हैं। विधायक बेनी लाल का छोरा है वो, बहुत बड़ी पहुंच है उसकी। उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गांव में। पर यो बात सख्ती को कौन समझाए? उसके सर पे तो पागलपन सवार है। वो तो उसके बाबू के कहने पर भी ना रुक रहा। इसे तो मैं तेरे पास आई हूँ, तू रोक ले मेरे सख्ती को। इस गांव में तो मेरी कोई ना सुनेगा। तू चल हमारे साथ। इतना क्या सोच रही? सख्ती के सर पे खून सवार है, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। वैसे ही छोरी जिंदगी मौत से लड़ रही है। अब हमारे छोरे को भी कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तू बचा ले हमारे छोरे ने। चल। अरे कौन थे? अरे किसने तोड़ा ये कांच? मैंने तोड़े। बिगाड़ तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे हाथ जितना तू है नहीं और जबान लड़ा रहा अपने बाप से, हाँ? मुझे मारेगा तू? हाँ मारूंगा। मार 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 मन्ने, मन्ने मारेगा तू? मन्ने मारेगा? मार। अरे कैसे इंसान हो तुम? इसकी बहन को तो अस्पताल में पहुंचा ही दिया, इसे भी मारना चाहते हो तुम? अरे हमला मैंने नहीं, इसने किया है मारे पे। लेकिन ईब मैं इसने नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार दूंगा। हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे पत्थर मारने की? तेरी तेरे सर में भी मारूंगा। अरे होश में हो सकती, इसके किए की सजा से कानून देगा। हम पुलिस स्टेशन में चलते हैं, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाते। चलो। अरे रहने दो मास्टरनी जी, मैंने खुद थानेदार से इसके बाप के बारे में बताया था, पर उसने इसका नाम सुनते ही रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इसलिए तो खुद ही सजा देनी पड़ेगी। चलो यहाँ से, शक्ति छोड़ो उसे, चल यहाँ से। अरे छोड़ दे मना माँ, आज मैं अपनी बहन का पता लेकर ही जाऊंगा। हंसले कमीने हंसले, तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। बस एक बार तू हाथ आ दे मेरे। अरे जा, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा। आज तू बच गया हमारे हाथों। अगर तेरी अम्मा और ये छोरी ना आती ना तो कब का तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तेरी बहन के साथ, कोमा में। चल। अरे पागल तो नहीं हो गए सिमरन, जो पुलिस स्टेशन में जाके उस कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की बात कर रहे हो? अरे इसमें पागलों वाली कौन सी बात है राजवीर? किसी के खिलाफ रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में ही लिखी जाती है ना। सिमरन ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं जानते कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी जानबूझ के उस कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी? क्योंकि वो एमएलए का बेटा है और उसका बापू इस इलाके का बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। अरे उसका बापू चाहे जो भी हो राजवीर, भगवान नहीं है, और वैसे भी वो लॉ से ऊपर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट जरूर लिखवाऊं। अब तुम मुझे इतना बताओ, तो मेरे साथ चलोगे या नहीं? आपने तो जिद ही पकड़ ली है सिमरन। हाँ राजवीर, तुम ठीक कह रहे हो। शायद ये मेरी ही जिद है, क्योंकि मैंने उस बड़े बाप के बेलगाम बेटे को वजीरों को ऐसे थप्पड़ मारते हुए देखा है जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि उसके पैरों पे रेंगता हुआ कोई कीड़ा, जिसे मारने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मुझे फर्क पड़ता है राजवीर। अगर वो ऐसे ही खुला घूमेगा तो मुझे फर्क पड़ता है। पहले मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, पर अब जब मैं जानती हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी, और मैं उसके बाप से नहीं डरती। देखो सिमरन, डरता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हमारी बात को समझो। बात यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने से खत्म नहीं हो जाएगी, वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ राजवीर, और मैं सब कुछ सहने और करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं वजीरों को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। क्योंकि राजवीर, अगर जुल्म करना पाप है तो उसे सहना उससे भी बड़ा पाप है। ठीक है सिमरन, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, एफआईआर लिखाने के बाद आप आगे बढ़ के कुछ नहीं करोगे। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो जी, बैठिए। जी
शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आप वजीरों के केस में मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए ताऊजी के घर पे आए थे। हाँ। जी कहिए, कैसे आना हुआ? जी एक्चुअली मैं उसी केस के बारे में बात करने के लिए आपसे आई हूँ। उस दिन जिस दिन आप आए थे उस दिन मुझे उसका नाम नहीं पता था जिसने वजीरों का एक्सीडेंट किया था। पर आज मुझे सिर्फ उसका नाम पता ही नहीं, बल्कि मैंने उसे फेस टू फेस देखकर उसकी पहचान भी कर ली। उसका नाम है कुलदीप सिंह, एमएलए बेनीलाल का बेटा। अब आप प्लीज उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखकर उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर लीजिए। लो जी, एक केस की दो एफआईआर पूरी न हो सके है। जी क्या मतलब? जी मेरा मतलब वजीरों वाले केस की एफआईआर तो पहले ही लिखी जा चुकी है। क्या? किसने लिखवाई? अजी वही जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, कुलदीप सिंह। What? जी हाँ, वो खुद हमारे थाने आए थे और यही जहां आप बैठी हो वहीं बैठकर उसने एफआईआर लिखवाया था। बेचारा कुलदीप बहुत ज्यादा परेशान था वजीरों के लिए। जी हाँ, वो तो बहुत दुखी है जी। उसने तो उस बस वाले के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। और हाँ, आप लोग फिक्र ना करो, हम भी उस बस वाले ने छोड़ने वाले नहीं। उसकी तो पहचान भी हो चुकी है, जल्द ही पकड़ के उसने जेल के अंदर डालने हैं। कुलदीप झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। उसने वजीरों को बचाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसने तो वजीरों को मारने की कोशिश की थी। उस पे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए। और जिस दिन आप मेरे घर पे आए थे तो मैंने अपने स्टेटमेंट में भी यही कहा था। बस उस दिन मुझे उसका नाम नहीं पता था और आज मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अजी मन बहुत अच्छे से याद आ गया वो स्टैंड पे। मैंने बहुत सोचा, लेकिन माड़ी कार्रवाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त आप वजीरों की वजह से सदमे में थी, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा और हो सकता है आपने सारी बातें को मिक्स कर दिया होगा। मिक्स सिमरन नहीं कर रही बातों को, मिक्स आप कर रहे हैं थानेदार। सिमरन जो कुछ भी कह रही है ना, बिल्कुल सच सच कह रही है। देख राजवीर, तू ताऊ जी का भतीजा से तुम मत पड़ इन पचड़ों में। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि बेनीलाल जी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे यूं तो एक्सीडेंट का मामला है, अगर ये खून का मामला भी होवे तो बेनीलाल जी इसे 1 मिनट में रफा दफा करवा दे। बहुत लाडला से कुलदीप उनका। रहने तो राजवी, से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं ये बात मैं अच्छी तरीके से समझ गई। लो, जिसने समझाना था उसे तो बात समझ में आ गई। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? होगा, जरूर होगा। उस दिन होगा जिस दिन आपके अपने बच्चे के साथ ऐसा हादसा होगा। उस दिन आपके ज़मीर को जरूर कुछ होगा। चलो यहां से राजू, फिलहाल हमें किसी ऐसे के पास जाने की जरूरत है जिसका ज़मीर अभी तक जिंदा और जिसके पास एक छोटी सी बच्ची को इंसाफ दिलाने की पावर। राजवीर, तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो सिमरन। राजवीर, तुम पता लगाओगे कि यहाँ का एसएसपी कौन है? लेकिन क्यों? राजवीर, हमें उससे मिलकर बात करनी चाहिए। अगर इस इंस्पेक्टर ने हमें मना कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार के बैठ जाएंगे। देखो सिमरन, मेरी बात सुनो। वो तो आपने मैंने जिद करी इसलिए मैं आपके साथ थाने तक चल पड़ा, लेकिन मैंने पहले से पता था कि यो थानेदार कुलदीप के खिलाफ ना कुछ सुनेगा और ना ही उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा। अगर आप एसएसपी के पास जाओगे ना तो वो भी कुछ नहीं करेगा। पर ये तो गलत है ना राजवीर। मैं जानता हूँ सिमरन कि ये सब गलत है, लेकिन यहाँ गांव में ऐसा ही हुआ है, बल्कि गांव क्या पूरे देश में ही ऐसा हुआ है। यहाँ जिनके हाथ में लाठी होवे ना, उन्हीं की सुनी जावे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ राजवीर कि वजीरों के साथ गलत हुआ है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। भले ही वो कुछ कहने के या फिर बोलने की हालत में ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ हुए अन्याय के लिए उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए। और राजवीर, वैसे भी अगर मैं पीछे हट गई तो वजीरों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। और इसीलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं उसे इंसाफ नहीं दिलाती थी तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। बस राजवीर, इस सब में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं अपना ये प्रॉमिस जरूर पूरा कर पाऊंगी।
मन में एक ख्याल आ रहा था समू। हाँ माँ, बोल ना माँ। कई दिनों से तेरे बापू की बड़ी याद आ रही थी। कल रात को तो सपने में भी आया था। उनके लिए अपने मंदिर में भंडारा करने का मन कर रहा था। ओ बा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कल ही मंदिर में भंडारे का बंदोबस्त करवा देता हूँ और साथ में बापू के लिए हवन भी करवा देंगे। क्यों? क्यों? ठीक से। आपने अपने बापू के लिए जो करना है वो आप कर लो, पर कभी अपने इस छोरे के बारे में सोच लिया करो बापू, उसकी भी कुछ जरूरतें हो सके। अच्छा बता भाई, क्या जरूरत है तेरी? जरूरतें ना पैसे से पूरे हुए हैं। मैं तो सीधा सीधा बोलना, पैसा चाहिए था ना? हाँ पैसे जी। बोल कितने चाहिए? 50 लाख। अरे हो, तेरा शराब पीने के साथ साथ तने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया क्या? जो इतने पैसे चाहिए तने? बापू इस 4 दीवारी पे आप मैंने बाहर जान नहीं देते। जुआ किसके साथ खेलूंगा? यो दादी के साथ। जवान संभाल क्या है? अब सीधा सीधा बता, क्यों चाहिए तने इतने पैसे? वो आपकी बहू लाली का जन्मदिन आ रहे, उसने सोने की चूड़ियां देनी थी, अच्छा लगेगा उसे। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? हा? अगर लुगाई के नाज नखरे उठाना है तो पहले खुद कमाना सीख। अगर तू खुद कमा रहा होता ना तो आज वो तेरा साथ होती या उसे तोहफा देने के लिए तने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बापू एक बात बताओ, ये आपकी सारी बात घूम फिर कर हमारी कमाई पे कैसे आ जाती है? आपको किसी चीज की कमी है क्या? और यो सब जो भला है किसका? मेरा ही है ना? जो उस राजवीर ने देना है जो आपकी पीठ पर छुरा फोक के गया है। मैं कह रहा हूं चुप हो जाए मत। हो जाऊंगा बापू, लेकिन आज इस बात का जवाब आप दे ही दो। आपकी लाली से क्या दुश्मनी है? उसने तो कोई गलती भी नहीं की, और यो सिमरन इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी आपने उसके घर में आने दिया वापस। देख भाई, यो मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा और कौन जाएगा जो फैसला मैं करूंगा। और अगर तने ज्यादा तकलीफ हो रही है ना तो तू भी घर छोड़ के जा सका है। लेकिन बापू मेरी बात तो सुनो आप। मना कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि मैं जूती उतार के तेरी पिटाई शुरू कर दूं, चला जा यहां से। जा। हिम्मत भैया, हिम्मत भैया मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है? ताऊजी आपकी घरवाली को इस घर में लाना क्यों नहीं चाहते? तू ज्यादा सगे बनने की कोशिश ना कर, ना तो मैंने तेरे को कुछ बताना है ना ही तेरे से बात करनी। तू जा यहाँ। अरे हिम्मत भैया मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और हो सकता है कि अगर आप मुझे पूरी बात बता दे तो उसे घर लाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे जब मेरा बाप मेरी मदद नहीं कर पा रहा तू क्या खाक करेगी? तूने सुना नहीं? उसने कहा ना इस घर में सिर्फ उसका हुक्म चलता है और किसी का भी। और तू क्या मदद करेगी? तू तो खुद इस घर में उसकी दया से रह रही है। इस घर में हर इंसान ने कोशिश करके देख ली उसने बनाने की, पर वो किसी की बात नहीं मान, हर एक का मुंह बंद कर दिया उसने। मैं जानता हूँ वो लाली ने इस घर में कभी आने नहीं देगी, तो इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। हिम्मत भैया मेरी बात तो सुनिए। अरे तू किस मिट्टी की बनी है? तेरे समझ नहीं आता मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, फिर क्यों बार बार मेरे पीछे आ रही है? या तेरे को मेरे जख्मों को खुरेदने में मजा आ रहा है? नहीं हिम्मत भैया, मैं आपके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं मरहम लगाना चाहती हूँ। मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। सब मुझे ये बता दीजिए कि ताऊजी आपकी घरवाली का गौना क्यों नहीं करना चाहते? राजीव ने तेने कुछ नहीं बताया? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो सुन फिर, मेरे फेरों की बात है। ब्याह हो गया था, सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी अपनी आने वाली जिंदगी के सपने ले रहा था, और जैसे ही गोने की बात आई, तो बापू ने सबके सामने ताऊ में आके यूं कह दिया कि जब तक हिम्मत अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, लाली इस घर में पैर नहीं रखती।
उसने मैंने घोड़ी तो चढ़ा दी, लेकिन लाली को डोली में नहीं चढ़ने दी। एक बार तो लाली ने जबरदस्ती घर भी ले आया, अपनी लुगाई ने अपने साथ ले आया। और मैं जानू अपने बाप ने हद से ज्यादा अड़ियल है वो। इस बात पर अड़ा हुआ है कि हिम्मत को जिम्मेदार बना के रहे। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े फैसले करता है, लेकिन उसको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आ रही कि जब मेरी जिम्मेदारी को घर में लाएगा, वो जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी तो अपने आप जिम्मेदार बन दूंगा मैं। उसका पता चले ना तो मेरी लुगाई ने घर में आने देगा और ना ही मेरी जिम्मेदारी को मेरे सर पे। अरे थानेदार, तो एक काम कर भाई, दिन का कोई एक वक्त पक्का मैं बता दे तेरे आने का। माफ कर दो बेनीलाल जी, मन में भी कोई खुशी नहीं मिलती आपको बार बार तंग करके। अरे जब खुशी ना मिलती तो काहे को चला आया तू? अरे भाई बोल, अब एहसान कर बोल के क्यों आया तू? जी वो वजीरों वाला केस कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो इब क्या हो गया? पक्का उस छोरी ने ही कुछ किया होगा, वो जो सुबह शक्ति की अम्मा के साथ आई थी। बहुत बोल रही थी वो बापू, मैंने आपसे बोला। छोरा, अरे ये थानेदार बहुत दूर से आया अपनी बात कहने के लिए, इसको पहले अपनी बात कहने दे। और तन्ने कितनी बार समझाया, जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तो अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई थानेदार, तू बोल, क्या कह रहा था? जी वो सिमरन और राजवीर थाने आए थे और सिमरन कौन है जो मर्दों के काम करती डोलरी से? जी वो ताऊ जी की शहर वाली बहू। वही जिसने शाम सुंदर ने अपने घर से निकाल दिया और साथ में अपने भतीजे को भी। हाँ जी वही, लेकिन वो रहने के लिए वापस आ चुकी है। अगर ऐसी बात होती तो ताऊ जी रपट लिखाने क्यों नहीं आए उनके साथ? ताऊ जी तो अपने परिवार के साथ सबसे आगे हुए हैं। ताऊ जी हमें तब ना जब शाम सुंदर ने उसे अपनाया हो। जहां तक मैं उसे जानूं, शाम सुंदर किसी पढ़ी लिखी छोरी ने अपने परिवार नहीं कह सके, चाहे वो उसके साथ ही रहने लगी हो। देखो बेनीलाल जी, कल को किस तरफ की हवा चले कौन जानता है। क्या पता कुछ ऐसा हो जावे कि कहीं ताऊ जी उन दोनों को अपना ले, फिर क्या होगा? थानेदार, हवा किसी भी ओर की चाल रही है, हमारे खिलाफ नहीं चल सकती। श्याम सुंदर सागवान उन्हें कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि बहुत जल्द हमारे और श्याम सुंदर के बीच एक बहुत नजदीक का, बहुत ही खास रिश्ता होने वाला है। तने पता तो है हिम्मत की अक्कल का, फिर क्यों इतना गुस्सा करके अपने खून को बाल रही है? छोड़ देना। माफ कीजिएगा ताऊ जी, पर हिम्मत भैया ने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा। क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हिम्मत भैया अपने घरवाली को घर लाना चाहते हैं तो आपको उनको मना नहीं करना चाहिए था। तो तू सिखावेगी मना कि के करूं और के ना करूं? और तू कोई कौन है रे हमारे परिवार के मामलों में दखल देने वाली? ठीक है ताऊ जी, आप मुझे अपनी कुछ मत मानेगा। आप समझ लीजिए कि मैं कोई अनजानी हूं, पर वो लाली तो आपकी बहू है ना, तो फिर इस घर से दूर रख के आप उसे कौन सी सजा दे रहे? क्यों ब्याह करने के बाद भी वो अपने बापू के घर पे रहने के लिए मजबूर है? उसके सगे संबंधी न जाने कैसे सवाल पूछते होंगे उससे। उसके बापू
उसको न जाने क्या जवाब देते होंगे। और ताऊ जी, वैसे भी तो आप ही तो परख के लाए थे ना उसे। आप ही ने उसे चुनकर हिम्मत भैया की उससे शादी की थी। तो फिर ये आप उसको इस घर से दूर क्यों रख रहे हैं? क्यों ताऊ जी? मैं कह रहा हूँ चुप हो जा छोरी, तेरा दिमाग मत खराब कर मारा। देखिए ताऊ जी, आप गुस्सा मत कीजिए। एक बार शांत दिमाग से मेरी बात सोच के देखिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम्हारे से पूछने के बजाय खुद क्यों नहीं समझ लेती तू? एक नंबर का निकम्मा है यो हिम्मत। वो इस लायक ही ना आके किसी की भी जिम्मेदारी संभाल सकता है, इसीलिए मैं नहीं लाया उसकी लुगाई को यहाँ पे। फिर तो ये गलत है ना ताऊ जी। अगर आप जानते थे कि हिम्मत भैया जिम्मेदार नहीं, तो फिर आपने उनकी शादी क्यों की? और उस बेचारी लड़की का क्या? वो ये तो नहीं कह सकती कि वो कुंवारी है। और फिर ब्याहता जिंदगी तो उसे कभी जीने को मिली नहीं, तो फिर उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। कहाँ का इंसाफ है ताऊ जी?